नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर आपके सामने हाजिर हूं। और आज इस चुनावी चर्चा हम इसलिए कहेंगे कि बिहार विधानसभा की चुनाव का जो बिगुल है वो लगभग बज चुका है। हालांकि अभी चुनाव की तिथि की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस दल के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो सभी लोग अपने अपने तीरों और तर्कसों को तेज करने में लगे हुए हैं कि कुछ महीनों के बाद चुनाव जो होगा तो उसमें कैसे सह और मात की खेल खेली जाएगी। आज हम इसी सिलसिले में आए हुए हैं सिवान के भीष्म पितामह कहे जाने वाले, सिवान की राजनीति में भीष्म पितामह का उनको नाम दिया गया, पंडित जनार्दन तिवारी, जो आज भले ही हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका जो दौर था उस समय का वो आज भी लोग याद करते हैं और कई जगह तो उनके उस दौर की शपथ भी ली जाती है। लेकिन आज समय बदला हुआ है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी जगह पे उनकी विरासत को आगे ले जाने के लिए उनके प्रपौत्र राहुल तिवारी मौजूद हैं। राहुल तिवारी एक अच्छे लीडर हैं, भाजपा के संगठन से जुड़े हुए हैं। जो भी जिम्मेवारी उन्हें दी गई है बड़े बखूबी के साथ उन्होंने निभाया है। सिवान विधानसभा, सिवान सदर की बात करें तो सिवान की राजनीति वो करवट लेने के लिए लगभग तैयार है कि अब नए चेहरों की बारी आए और नए चेहरे पार्टी की कमान संभाले। तो इस सिलसिले में कई नाम हैं, लेकिन उन्हीं नामों में से एक सक्रिय और निर्विवाद चेहरा है राहुल तिवारी का। आज राहुल तिवारी हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे बातचीत करेंगे कि आने वाला चुनाव जो होगा वो कैसा होगा। हालांकि इनके जो बड़े नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब चुनाव जो पहले होता था कि हेलीकॉप्टर आता था, बड़े बड़े नेता आते थे, भाषणबाजी होती थी, हजारों की भीड़ लगते थे, अब शायद वो बीते दिनों की बात हो गई है। तो आखिर अगला चुनाव किस तरीके से होगा, हम ऐसे और भी मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के राहुल जी से सवाल करेंगे। तो राहुल जी, सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और चूँकि आप एक ऐसे व्यक्ति के विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिन पर कभी कोई दाग नहीं लगा, और आज के समय की जो राजनीति है वो हमें लगता है कि भ्रष्टाचार के नींव से ही वो निकल रही है। भ्रष्टाचार की एक कड़ी बन गई है, मतलब दोनों का रिश्ता, राजनीति और भ्रष्टाचार दोनों एक बन गया। आप क्या लगता है कि क्या इसी सिलसिले से राजनीति होगी और आने वाला विधानसभा का जिस तरीके से आपके नेता ने कहा कि अब वो सब बीते दिनों की बात हो गई, तो कैसे चुनाव होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आज पूरे विश्व में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का सामना हम लोग कर रहे हैं, आज उससे पूरा देश, पूरा विश्व अछूता नहीं है और बिहार विधानसभा चुनाव भी होना तय है। और जिस तरह की आज गतिविधियां चल रही हैं और जैसे कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, उसमें चुनाव होना है और पहले सी स्थिति तो नहीं रहेगी। आपने देखा होगा कि हमारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी शुरुआत वर्चुअल रैली के माध्यम से कर दी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भाजपा के सभी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंच रहे हैं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी का हाथ कैसे मजबूत हो, उसके लिए
विश्व की नंबर 1 पार्टी है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, हाईटेक भी है, बिल्कुल नए प्रयोग करती है पार्टी। लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्य में हमने देखा कि सोशल मीडिया पे आपके जो कार्यकर्ता हैं, एक बांस का वो बांसवाड़ी है और उसमें उस पर टीवी लटका करके और वो आपके वर्चुअल रैली को देख रहे थे, अमित शाह जी को सुन रहे थे। जहां इस तरह की व्यवस्था है, ये पिछड़ा हुआ बिहार है, वहाँ इस तरह की चुनाव वर्चुअल रैली का क्या मतलब है, जहाँ लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये वर्चुअल रैली क्या है। कार्यकर्ता तो समझते हैं, लेकिन जब तक वोटर नहीं समझेगा आपको कहाँ फ़ायदा मिलेगा। नहीं, बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 वर्षों से सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह पर लोगों की ज़्यादा भूमिका रह रही है और इसीलिए वर्चुअल रैली का हमने आगाज़ किया है। और आपने जो बताया था कि एक बांसवाड़ी में जिस तरह वो टीवी लगा हुआ था, वो भी एक ऐसे राज्य का था जहां हमारा संगठन बहुत कमज़ोर है, लेकिन विगत लोकसभा चुनाव में हमने अच्छा कार्य किया था। वो बंगाल राज्य का था और बंगाल में भी लोग इतने बढ़ चढ़ के उसको देख रहे थे। आप उसको पता कीजिएगा, बंगाल के सुदूर गाँव है, वहीं का वो कार्यकर्ता था जो लगा कर देख रहा था। और आखिर रास्ता क्या है? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसी बात नहीं है कि आज पूरे देश में जो माहौल बना है, जो आम जनमानस में एक विश्वास पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी के प्रति, वो सराहनीय है। आपने देखा होगा इस कोरोना वायरस में भी हमने गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित ऐसे सभी लोगों का ख्याल रखा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करोड़ों रुपए, 1-1 हज़ार रुपया लोगों को अकाउंट में देने का कार्य किया। जो प्रवासी थे, जो बिहार आना चाहते थे, उन्हें ट्रेन का खर्च दिया गया। अभी आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने 20,000 करोड़ पूरे देश को इस कोरोना वैश्विक महामारी जैसा दिया है। एक बात बताना चाहते हैं कि आज जो सरकार कार्य कर रही है केंद्र में और बिहार में, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं, वहीं भी यहाँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक कोरोना वैश्विक महामारी के लिए हमने एक कोरोना कोष का निर्माण किया है मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, MLC ऐसे लोगों का जो मासिक उन लोगों का मानधन मिलता है, उसमें से परसेंटेज कुछ हम लोग कटौती करके उसमें अभी तक 180 करोड़ रुपया जमा हो गया है। जो विधायक को मिलता है साल में 3 करोड़, उसमें से 50 लाख कटौती करके हमने उसके लिए ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि कोई संक्रमित मरीज असुरक्षित महसूस ना करे और बिहार की जनता सुरक्षित। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि वो इतने पैसे जमा हो गए, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि आपने देखा होगा कि लगातार क्वारंटाइन सेंटर के जो हालात सामने आ रहे थे, कहीं खाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं पीने की व्यवस्था नहीं है, कहीं उनके बिस्तर नहीं है। जो बारातों में, शादी विवाह में जो मैट इस्तेमाल होता था जिस पे कई तरह की गंदगी लगी हुई, उसे वहाँ बिछा दिया गया और उस पर उसको लोग रहते थे। रात में मारपीट भी करते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसमें तो लोग कह रहे हैं कि भाई कोरोना महामारी ने करोड़ों को करोड़पति बना दिया। ऐसी छिटपुट समस्याएं मेरे पास भी आई थी और मुझे जानकारी आपके चैनल से भी मिला था। उसमें ऐसी बात है कि कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हुई हैं, उस पर सरकार कार्य कर रही है और जो दोषी इस पर होगा, दोषी जो भी अधिकारी होंगे, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि न्याय के साथ विकास का जो मूल मंत्र है हमारा, उससे कोई समझौता हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। राहुल जी, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भाजपा हमेशा अनुशासन के लिए जानी जाती है, कर्तव्य सबसे पहले वो अपना रखते हैं। और लेकिन आजकल पार्टी जब से सत्ता में आई, अब तो ऐसा हो गया है कि जितने पाप कर लो और बीजेपी में शामिल हो जाओ, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे भी हो रहा है, बहुत सारे लोग आ भी गए हैं। आपको शारदा घोटाला याद होगा, बड़े लोग वहाँ पे घोटाला किए, वो आपकी पार्टी में आ गए, उनका मामला बंद हो गया। खैर, ये बात अलग है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। अभी हम चुनाव की बात करते हैं। 2015 की तो थोड़ा याद कर लीजिए। 2015 में यही नीतीश कुमार
जब जनता के बीच जाते थे, उस समय वो लालू यादव जी के साथ, उनके साथ थे, तो चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो, सुशील मोदी की बात हो, उस समय के जब आप उनके भाषण सुनेंगे और आज के दोनों में कहीं कोई तालमेल नहीं है। तो अब जब वो जाएंगे आपके पक्ष में, उस समय विरोध में थे, आज पक्ष में जाएंगे, इसका कहीं असर पड़ेगा आम जनता पे? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं आज से 20 वर्ष पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को तो नेता बना दिया। 2005 के जब फरवरी में चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव का, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उसमें राजद को सीट आए 75। फिर 2005 के नवंबर में चुनाव हुआ तो सीट घट के हो गया 55। यही चुनाव 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ, जिसमें रामविलास जी भी साथ में लालू जी के, तो सीट हो गया 22 आरजेडी और 3 लोक जनशक्ति पार्टी। तो बिहार की जनता ने तो लालू यादव को नकार दिया था, लेकिन संजीवनी दे दिया नीतीश कुमार जी ने 2015 में गठबंधन करके। नीतीश जी ने संजीवनी लालू जी को दिया या लालू जी ने संजीवनी नीतीश को दिया है? नीतीश जी ने संजीवनी दे दिया लालू जी को, तभी तो लालू जी कितनी सीट आ गई। नहीं तो बिहार की जनता ने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया था। अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी का चेहरा देखकर वोट दिया था, उसमें सीटें इनकी बढ़ गई। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार जी ने पैदा कर दिया, जबकि पूरे बिहार की जनता ने इन्हें नकार दिया था। और रही बात जंगल राज की, तो 15 वर्ष तक पति पत्नी का राज था। आप सिवान की भी स्थिति देखा करते थे। आज समझौता कहीं नहीं है। हम लोग ने सिवान को भी देखा है और आज गोपालगंज को भी देख रहे हैं। क्या लगता है सिवान और गोपालगंज में क्या अंतर है? उस समय का सिवान और आज के गोपालगंज में क्या अंतर है? गोपालगंज की जो घटना है, इसमें जो दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा कि तुरंत नाम आने के बाद सतीश पांडे और वहाँ के जिला परिषद के अध्यक्ष चेयरमैन मुकेश पांडे सरेंडर किए और जेल गए। और उसमें कुचायकोट के माननीय विधायक पप्पू पांडे जी का नाम आया है साजिशकर्ता में। तो उसकी जांच चल रही है और उसमें दोषी पाए जाएंगे तो सरकार अपना कार्य करेगी। तो यही तो साबुद्दीन के समय भी हो रहा था कि उस समय भी लोग कह रहे थे कि भाई जांच हो रही है, उनका नाम आएगा तो उन पर कार्रवाई होगी। कहीं सीधा उन पर कोई आरोप नहीं है, यही चीज़ तो उस समय भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं राजनीति का खेल नहीं लग रहा आपको कि राजनीति इसमें प्रभावित हो रहा है? नहीं, तो साबुद्दीन भी तो हमको लग रहा है कि 8 मामले में उनको सज़ा हो चुकी है। तो कानून ने अपना काम किया है। जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा, तो अपराधियों पर शिकंजा कसने का कार्य हमने किया है। ऐसी बात। गोपालगंज में आज जो माहौल है उसको क्या मानते हैं? आज वहाँ भय का माहौल है, हर आदमी सहमा हुआ है, लोगों को डर है कि कब किसकी लाश गिर जाए। आप मानते हैं कि इस तरह का माहौल है वहाँ पे? देखिए, गोपालगंज में मुझे जानकारी नहीं है कि डर का और भय का माहौल है, क्योंकि सबको कानून के राज पर भरोसा है। और अगर डर और कानून का अगर ऐसा माहौल होता तो जैसे उन लोगों का FIR में नाम भी नहीं आया होता। आज किसी भी अपराधी हो, विधायक हो, किसी पर भी कोई मामला बनता है तो प्रशासन उस पर काम करती है। और हमको नहीं लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो बिहार के लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निडर होकर कार्य करें। किस मुद्दे पे चुनाव होगा इस विधानसभा का? क्या मुद्दा, मुख्य मुद्दा क्या? मुख्य मुद्दा हमारा विकास होगा। हमने कार्य किया है। जब जनता ने हमें खिदमत करने का मौका दिया है तो हम लोगों ने काम किया है। जब लालू यादव को खिदमत करने का मौका दिया तो चरवाहा विद्यालय खुला। जब नीतीश कुमार को मौका मिला तो स्कूलें अच्छी बनी, उसमें खिचड़ी बनाई जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कटोरा थमा दिया गया बच्चों को एक भिखमंगे की तरह। पढ़ाई का क्या हाल है वो आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। जो टीचर हैं उन्हें ABCD नहीं आता है, संडे मंडे वो नहीं बोल पाते हैं। हाँ, ये विकास हुआ है। 15 साल लालू जी ने राज किया, 15 साल आपकी सरकार नीतीश जी और NDA की सरकार रही, एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगा? देखिए, उद्योग की जहाँ बात है, आपने देखा होगा कि बोल रही है, भूमि अधिग्रहण बिल हम लोग लेकर आया। उस समय भी नहीं था। अभी भूमि अधिग्रहण बिल आए हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल हुए हैं। आप देख रहे हैं जो अभी आप जिस रूट से आए हैं, अगर भूमि अधिग्रहण केंद्र सरकार ने नहीं लागू किया होता तो नहीं होता।
आपने देखा दीघा पहलेजा पुल, उसे एनओसी नहीं दिया था, बहुत भूमिगत बिल नहीं लागू होने से बहुत कठिनाइयाँ होती थी। फैक्ट्रियाँ लगेगी, लोग आएंगे, यहाँ पर काम होगा, और बिहार में हम लोगों ने काम करके दिखाया है। यही बिहार था कि 6 बजे तक सड़कें सूनी हो जाती थी, और यही बिहार है कि लड़कियाँ साइकिल चला के रोड पर निकल रही। 3 चीनी मिल हुआ करता था सिवान में, और एक सूता मिल। एक चीनी मिल राजनीति के भेंट चढ़ करके वो सारा उसका जमीन बिक गया, सब कुछ वहाँ। अब मॉल के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। बाकी 2 चीनी मिल, उसके ज़मीन की कमी नहीं थी, अगर सरकार चाहती तो उसे चालू करवा सकती थी। सूता मिल, उसमें भी ज़मीन की कोई समस्या नहीं थी, उसको भी चालू करवाया जा सकता था। आज 25 से 30 लाख लोग जो बाहर रहते थे, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बड़े बड़े सिटी में रह करके वहाँ रोज़गार का काम करते थे, अपना परिवार चलाते थे। आज ये सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, बेरोजगार हैं। ये अगर इन्हें रोज़गार नहीं मिला तो आने वाले समय में सरकार नीतीश जी के लिए ये गले की फांस की हड्डी नहीं बनेगा। देखिए, बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में ऐसी वैश्विक महामारी कभी नहीं आई थी, पहली बार आई है। कोरोना वायरस से सभी लोग परेशान हैं, हम परेशान हैं, आप भी परेशान होंगे, मीडियम क्लास के लोग परेशान हैं, जो बिजनेस हैं, व्यवसायी हैं, वो परेशान हैं। इस महामारी से हम लोग तो ये तय, जो भी मजदूर यहाँ पर आए हैं, तो सबसे पहले तो जान रहेगा, तभी तो जहान रहेगा। मजदूर यहाँ पर आए हैं, जैसे वहाँ पर कार्य करते थे, बिहार में भी कार्य करेंगे, और उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज कोरोना जैसे लगातार संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, और जितने 25-50 लाख लोग अगर बिहार में आए हैं, एंट्री किए हैं, तो वहाँ भी काम नहीं हो रहा है। विश्व में भी कहीं काम नहीं हो रहा। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी इससे प्रभावित है। तो ये संकट की घड़ी है, समाप्त हो जाने के बाद फिर स्वतः सब वैसी आम जनजीवन। फैक्ट्रियाँ लगेंगी, मिल लगेगा, या फिर अभी भी वही सब बातें सिर्फ दिखावा वाली बातें होंगी? देखिए, जिस तरह बिहार बदहाल था, समय तो लगेगा। हम भी 15 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में जनता ने आपको 15 साल का वक्त दिया, और 15 साल में अगर एक फैक्ट्री नहीं लगा पाते हैं और कहते हैं कि अभी और समय चाहिए, कितना समय चाहिए आपको? नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में हमने काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। यही स्वास्थ्य में देखते थे कि यही सिवान सदर अस्पताल में सूअर बैठा करते थे। आज 353 प्रकार की दवाइयाँ मिल रही हैं, लोग स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। आप कोरोना की जाँच भी यहाँ पर हो रही है। तो बिहार तो बदला है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। रही बात अब बिहारी होना भी गर्व की बात हो रही है। पहले बिहारी को बोला जाता था, हीन दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, बिहार गौरवान्वित हुआ है, बिहार के लोग गौरवान्वित हुए हैं। आपके मुख्यमंत्री जी ने एक चिट्ठी जारी किया था, जिसको विपक्ष ने बड़ा हाईलाइट किया, मुद्दा भी बना दिया, कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं, प्रवासी भी कहा गया, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रवासी नहीं है। प्रवासी कहा जाता है कि बाहर के लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो उन्हें प्रवासी कहा जाता है। ये लोग तो यहीं के हैं, यही घर है, यही उनका जन्मभूमि है। आज ये लोग अपने घर लौटे हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कि उसमें उस चिट्ठी में था कि ये अब विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। मतलब इसको सीधे शब्दों में कि ये अब गुंडागर्दी कर रहे हैं। हालांकि वो चिट्ठी जब विपक्ष ने हल्ला किया तो 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया गया। क्या ये उचित था इस तरह की चिट्ठी को निकालना? विपक्ष मुद्दा विहीन है। माननीय मुख्यमंत्री, विपक्ष को छोड़ दीजिए, वो चिट्ठी, इस तरह का चिट्ठी निकालना क्या औचित्य था? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चिट्ठी की बात कर रहे हैं, अगर उनके बारे में, अपने बिहारियों के बारे में यही सोच होना होता, तो फिर ट्रेन से उनको लाना, उनका खर्च देना, यहाँ क्वारंटाइन में उनकी व्यवस्था कराना, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको 1000 रुपया देना, तो ये कैसी बात हो गई? माननीय मुख्यमंत्री, वो अगर चिट्ठी अगर निकला है, मुझे इसकी जानकारी तो नहीं है, अब आपके माध्यम से मैं जान रहा हूँ कि चिट्ठी निकला और विपक्ष हल्ला किया, तो ये उसको दबा दिया गया या कुछ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को जब ये करना था, तो फिर बिहारी को इतना सेवा करने का क्या मतलब? शराबबंदी मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? शराबबंदी हमने किया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शराबबंदी हुआ, और इससे जब हम 2015 में मुख्यमंत्री जी हमारे साथ नहीं चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन से थे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब की बार आएंगे तो शराब बंद करेंगे, क्योंकि बिहारी जो महिलाएं थी उनका बहुत डिमांड था कि शराब पी के बहुत ये होता है।
तो शराबबंदी मुद्दा रहेगा और बहुत लोग इससे खुश हैं। और रही भाई छिटपुट शराब जो बिक रहा है, जो छिटपुट शराब बिक रहा है, जानकारी हमें मिलती है, तो वो तो होगा ही। थाने से बिक रहा है, छिटपुट नहीं बिक रहा है। छिटपुट तो जो है सो है आपके यहाँ इसी शासन में, नीतीश जी के शासन में थाने से बिक रहा है शराब। गोपालगंज का कुचायकोट थाना इसका गवाह है, पटना राजधानी का वो थाना भी गवाह है जहाँ से वो शराब की गाड़ी पकड़ी गई, वहाँ से बिक रहा था, वहाँ से भेजा जा रहा था। ये सब जनता देख रही है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे इसके स्मगलिंग में लगे हुए हैं। हाँ, और जो बच्चे इसमें लग गए, जिनको पैसा दिखाई दे दिया, क्या वो कभी शिक्षा पढ़ाई की तरफ जा पाएगा? नहीं, लेकिन जो आप जो थाने की बात बोल रहे हैं तो उसमें तो कार्रवाई भी हुई है। अगर इसमें कोई थानादार दोषी पाया जाता है या कोई थाना के मिली भगत से होता है तो उस पर तो कार्रवाई भी हो रही है, चाहे कितना भी उच्च अधिकारी हो, कितना वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी का ही क्यों ना हो, उस पर भी कार्रवाई होगी। रही बात जो इसमें कार्रवाई होती है, कहीं कार्रवाई हो रही है। आपके विधायक जी, इसी क्षेत्र के विधायक जी श्याम बहादुर सिंह का कारनामा किसी से छिपा हुआ नहीं। अब ये मत कहिएगा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, चूँकि वो कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है जो उनको नहीं दिखाता है। उसके बाद भी कहाँ कार्रवाई, उन्हें तो सर मैंने श्याम बहादुर सिंह की उपाधि मुख्यमंत्री। नहीं, ये बड़हरिया के माननीय विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह जी। टीवी पर क्या दिखता है, शराब पीते तो दिखता नहीं। अरे उसके बाद देखने की जरूरत क्या है? वो सारा सब कुछ आपकी भाव भंगिमा, आपकी बातचीत यही आप दर्शा देती है कि आप क्या कहना चाहते हैं और किस हालात में हैं। नहीं, दिखने में थोड़ा कमज़ोर हैं, पतले दुबले हैं, तो भाव भंगिमा तो होगी, लेकिन शराब पी के ही कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वहाँ पे ब्रेथ एनालाइजर थोड़े लगा हुआ है कि हम बताएं, ऑथराइज करें कि। लेकिन खैर छोड़िए, अब ये बताइए कि क्या सिवान की जनता ये जानना चाहती है कि राहुल तिवारी सिवान से अपने दादा की विरासत को संभालने के लिए तैयार है? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे ये तीसरा पुष्ट है मेरा जनसंघ से भाजपा, और लगातार कार्य कर रहा हूँ और पार्टी ने मुझे जो भी दायित्व दिया उसका बखूबी निर्वहन किया है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने योग्य है, एक एक कार्यकर्ता जो शक्तिशाली है और पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ता है, वो सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रदेश अगर मुझ पर भरोसा जताएगा और मुझे अगर चुनाव लड़ना चाहेगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, भारतीय जनता पार्टी के जो भी विचारधारा की बात होती है, हम लोग जन जन तक पहुँचाने के कार्य पहले से भी करते आए हैं। तो अगर पार्टी मुझे चाहेगी कि अगर उस योग्य समझेगी तो मैं तैयार हूँ। एक अंतिम सवाल हमारा ये कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता से नहीं बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल सिंपल राहुल तिवारी से बात कर रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि आने वाली जो राजनीति अब होने वाली है या दिखाई दे रही है, क्या अब ये चाहिए कि जितने पार्टियां हैं, जो भी पार्टी है, युवा चेहरे को आगे लाए, चूँकि युवाओं की सोच बड़ी तेज होती है, तो अब ज़रूरत है युवा लोगों को आगे लेके आने। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि युवा लोगों को राजनीति में आना चाहिए, किसी भी दल का। और इसका कारण भी है कि युवा आएगा तो नए सोच के साथ आएगा, नई ऊर्जा के साथ आएगा और जिस दल का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो अगर युवा आते हैं, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नज़र है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे युवाओं को उन्होंने मौका दिया है। अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो युवा आएंगे तो नई ऊर्जा के साथ आएंगे, नए जोश के साथ आएंगे, तो अच्छा है, अच्छा संकेत है राजनीति के लिए। चलिए, आपने देखा कि राहुल तिवारी से हमारी बातचीत, एक लंबी बातचीत हुई और कई मुद्दों पे जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बड़े साफ तरीके से अपनी बात को रखा और अंत में जिस चीज़ को कि क्या युवा शक्ति को आज की राजनीति में एक बृहद भागीदारी निभानी चाहिए, तो उस पर उन्होंने साफ कहा कि हर दल को, हमारा सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के
नेता राहुल तिवारी से नहीं था। हमने सवाल किया सिर्फ राहुल तिवारी से, और राहुल तिवारी ने बड़ी अच्छी से जवाब दिया कि जो भी दल हैं उन्हें युवाओं को मौका देना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच जो होती है बिल्कुल नए तरीके की होती है, नए जोश के साथ। और इसी जोश की आज भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उनका भी कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, और आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब भारत की बागडोर, बिहार की बागडोर युवा लोगों के हाथ में जाएगी। तब हमारा भारत, हमारा बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। कैमरामैन सोमेश के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव सिवान।